हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, ये ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का चैप्टर है इसमें। और आज अपन जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है DC जनरेटर, इसके अंदर जो भी मोस्ट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के वो अपन कवर करेंगे। ये मान के चलना, ये DC जनरेटर ये चैप्टर है, ये पूरा निचोड़ है इस चैप्टर का। इसके चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आए। जैसे पहला क्वेश्चन है, DC जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। DC जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए में ढीले ब्रश, ऑप्शन बी में है आर्मेचर प्रतिरोध अधिक, ऑप्शन सी में है फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर, ऑप्शन डी में प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर। तो DC जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल मतलब असफल होने का क्या कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर। ध्यान देना, DC जनरेटर में वोल्टेज निर्माण के में विफल होने का कारण क्या है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो DC जनरेटर होता है उसके द्वारा जो विद्युत ऊर्जा बनती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कौन सी ऊर्जा को, ऊष्मा ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। DC जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन मिलेंगे इस बात पर, सप्लीमेंट्री वाले खासकर ध्यान देना इस चीज़ का। और जो सेकेंड ईयर चल रही है 2021 वालों की, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जनरेटर के द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है जनरेटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों एक DC जनरेटर में आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड होते हैं। एक DC जनरेटर के आर्मेचर कोर लैमिनेटेड होते हैं, क्यों होते हैं। ताम्र हानि को कम करने के लिए, घर्षण हानि को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। DC जनरेटर में जो आर्मेचर के कोर होते हैं वो लैमिनेटेड इसलिए होते हैं भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। डी इसका करंट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, DC जनरेटर के आर्मेचर कोर लैमिनेटेड क्यों होते हैं, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। चौथा क्वेश्चन है, DC जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाया जाता है। DC जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाया जाता है। ब्रशों को नुकसान से बचाने के लिए, बी में अपशिष्ट चुंबक की रक्षा के लिए, सी में आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, जनरेटर अतिभारित करने से बचाने के लिए। तो DC जनरेटर को जो है घड़ी की दिशा में अपशिष्ट चुंबक की रक्षा के लिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। तो DC जनरेटर को घड़ी की दिशा में इसलिए चलाया जाता है कि अपशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए। तो आप लोग एक काम करना, एक कॉपी ले लेना, उसमें क्वेश्चन को लिखना, उसका सही आंसर लिख लिया करो। तो DC जनरेटर को क्वेश्चन और उसका सही आंसर। और सप्लीमेंट्री वाले तो ऐसे ही प्रयास करना कि ऐसे भी करो और नोट भी करते जाओ। तो अपशिष्ट चुंबक की रक्षा के लिए DC जनरेटर को क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। DC जनरेटर में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क को मापते हैं।
विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और आर्मेचर कंट्रैक्ट के बीच प्रतिरोध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, सी। डीसी जनरेटर में दो बिंदु ऐसे हैं, दो बिंदु कौन कौन से, एक तो ब्रश हो गया, एक कम्यूटेटर हो गया, जो प्रतिरोध को मापते हैं। डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश और संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं, तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है छठवां, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया के लिए शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। ध्यान देना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो एक्स से दर्शाया गया है इस भाग का नाम क्या है। ए में दिया है ध्रुव की नोक, बी में दिया है ध्रुव कुंडली, सी में दिया पोल कोर और डी में दिया है पोल शू। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पोल शू है। ध्यान देना इस चित्र को, ये किसको क्या बोलते हैं, पोल शू। अगला क्वेश्चन है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है एक डीसी जनरेटर में। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। तो क्या हो जाता है, जनरेटर विफल वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। पल्सेटिंग वोल्टेज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दोलनीय वोल्टेज, सी में प्रत्यावर्ती वोल्टेज, डी में प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो डीसी जनरेटर में जो गतिशील वोल्टेज होता है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज रहता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ध्यान देना, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। जो इस फील्ड है इस फील्ड का नाम क्या है। तो इस चित्र को सबसे पहले ध्यान में दे लो, ऐसा ही चित्र आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने को मिलेगा ऑनलाइन पेपर में कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है डी, इसका करेक्ट आंसर है संचयी यौगिक जनरेटर, जिसको बोलते हैं, इसका इंग्लिश में नाम भी याद कर लेना, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो ये जो दिया है, जो फील्ड का नाम है, जी का कौन सी फील्ड है, ये कौन सी फील्ड का जनरेटर है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर या संचयी यौगिक जनरेटर। इस चीज़ को ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। घुमावदार क्षतिपूर्ति को इंग्लिश में बोलते हैं कंपनसेटिंग बाइंडिंग। तो डीसी जनरेटर में, चाहे ऐसे कह लो, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों की जाती है, ये चीज़ पे ध्यान देना, कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों की जाती है। या बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। घुमावदार क्षतिपूर्ति मतलब कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों की जाती है। ए में दिया अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए, बी में दिया कम्यूटेटर प्रभाव को कम करने के लिए, सी में दिया आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए, डी में दिया जनरेटर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया मतलब आर्मेचर रिएक्शन को बेअसर करने के लिए, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति
क्यों प्रदान की जाती है? आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। और यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो आर्मेचर रिएक्शन दिख रहा है ना, आर्मेचर रिएक्शन जिसको आर्मेचर प्रतिक्रिया बोलते हैं, इसकी वजह से जो टर्मिनल वोल्टेज कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान देना। तो बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करते हैं? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, विभेदी यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। लंबी दूरी के लिए और इसके अंदर जो आंसर रहेगा संचयी यौगिक जनरेटर। लंबी दूरी के लिए डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग होता है? लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बड़े डीसी जनरेटर में मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कास्ट स्टील बोल दो या ढलवा इस्पात बोल दो। यहाँ से ध्यान देना, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए, जो बड़े वाले डीसी जनरेटर होते हैं उन्हें मशीनों के पोल कोर बनाना है तो कास्ट स्टील या ढलवा इस्पात। अगला क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? मैंने बताया था आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है, ऑप्शन दे में आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है आउटपुट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बी, आउटपुट वोल्टेज कम कर देता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हो जाता है? आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव यही रहता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया कह दो या आर्मेचर रिएक्शन कह दो। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हो जाता है? आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव ये रहता है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ये जो दिया है इस भाग का नाम क्या है? ए में दिया है साइड एंड प्लेट्स, बी में दिया पोल शू लैमिनेटेड, सी में दिया है कम्यूटेटर खंड, आर्मेचर कोर लैमिनेटेड। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डीसी जनरेटर का जो ये भाग है ये आर्मेचर कोर लैमिनेटेड है, इस चीज़ पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जो इनका उद्देश्य क्या है? कि वे ठीक करने के लिए, वायु परिसंचरण बनाने के लिए, स्नेहन उद्देश्य के लिए, शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जो ए एक्स से भाग है इसका उद्देश्य ये रहता है कि वे ठीक करने के लिए। अगला क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू उपयोग क्यों किया जाता है? डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू क्यों उपयोग किया जाता है? तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, मतलब कॉपर लॉस कम करने के लिए। बी में दिया है अपशिष्ट चुंबक को बढ़ाने के लिए, सी में दिया है अपशिष्ट चुंबक को कम करने के लिए, डी में दिया है चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को
कम करने के लिए। तो ठोस पोल शू जो रहता है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। जो ठोस पोल शू का उपयोग क्या रहता है, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग जो रहता है चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है। तरंग बाइंडिंग बोल दो या वेव बाइंडिंग बोल दो। वेव बाइंडिंग। और डीसी जनरेटर में जो वेव बाइंडिंग की विशेषता क्या है, क्यों करते हैं वेव बाइंडिंग। जनरेटर में जो होती है दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, एक लैप बाइंडिंग, एक वेव बाइंडिंग। तो यहाँ पर लैप बाइंडिंग की पूछा है, वेव बाइंडिंग की। वेव बाइंडिंग की पूछ रहा है, डीसी जनरेटर में वेव बाइंडिंग क्यों करते हैं या तरंग बाइंडिंग क्यों करते हैं। कम धारा कम वोल्टेज, बी में उच्च धारा कम वोल्टेज, सी में कम धारा उच्च वोल्टेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा सी वाला, कम धारा उच्च वोल्टेज। तो डीसी जनरेटर में जो वेव बाइंडिंग की जाती है उसकी विशेषता ये है कि कम धारा उच्च वोल्टेज। और लैप बाइंडिंग पूछे, अगर लैप बाइंडिंग पूछा तो उच्च धारा कम वोल्टेज। लेकिन अब वेव बाइंडिंग की पूछ रहा है, वेव बाइंडिंग का करेक्ट जो आंसर रहेगा कम धारा उच्च वोल्टेज। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। सूत्र उपयोग क्या है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। कौन सा उपयोग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी वाला, ZNP जी ZN/60 × 5 × P/A वोल्ट। जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ZN ऊपर P बटे में 60 × 5A। जो डीसी जनरेटर में ईएमएफ गणना करने का फॉर्मूला है। जनरेटर में इयोक और ध्रुव के मध्य चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। एक जनरेटर में इयोक और ध्रुव के मध्य चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। क्षेत्र कुंडली मतलब फील्ड वाइंडिंग बोल दो या फील्ड कॉइल बोल दो। बी में दिया आर्मेचर कोर, पटलित कोर, बाइंडिंग कंडक्टर में आर्मेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, आर्मेचर कोर। तो आर्मेचर कोर के द्वारा क्या हो जाता है, इयोक और ध्रुव के मध्य चुंबकीय सर्किट पूरा हो जाता है। ध्यान देना, एक जनरेटर में इयोक और ध्रुव के मध्य से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, तो आर्मेचर कोर। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया स्टील ग्रेफाइट, बी में दिया है कार्बन ग्रेफाइट, सी में दिया ढलवा लोहा ग्रेफाइट, डी में दिया एल्यूमिनियम ग्रेफाइट। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन और ग्रेफाइट। तो ब्रश कई के बनाए जाते हैं जनरेटर में, कार्बन और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ऐसा ही चित्र आपको एग्जाम में डिस्प्ले पर मिलेगा, कंप्यूटर की पे ऑप्शन मिलेंगे 4 ऐसे इसी तरीके से। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आर्मेचर कोर, ब्रश, कम्यूटेटर रेजर। तो इसका बोलते हैं सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर रेजर। जो ये चीज़ दर्शाई गई है एक्स से, इनको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर रेजर। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का सिद्धांत, मतलब जो डीसी जनरेटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से निकलेंगे। पहले तो इसी क्वेश्चन को समझ लो, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। कॉर्कस्क्रू नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डीसी जनरेटर जो है कौन सी नियम पर काम करता था, फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण।
या बोल सकते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगर यहीं पर अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दिया, डीसी जनरेटर किसके नियम पर कार्य करता है, किसके नियम पर काम करता, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता। नियम पूछ लेता है यहाँ पर किसका, डीसी जनरेटर में किसका नियम लागू होता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और नियम की जगह अगर सिद्धांत पूछ लिया, नियम की जगह अगर सिद्धांत पूछ लिया तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और यहाँ पर अगर पूछ लिया डीसी जनरेटर किसके नियम पर कार्य करता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो जाता। समझना बात को ध्यान से। अगला क्वेश्चन, और बार में अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट कर करके समझ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका आर्मेचर क्षेत्र, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है। कोई जनरेटर है, उसका जो फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ी है। एक जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है, तो शंट जनरेटर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरेटर यदि इसका आर्मेचर, यदि इसका क्षेत्र मतलब फील्ड आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है तो शंट जनरेटर। शंट जनरेटर भी बोलते हैं समांतर जनरेटर, और शंट जनरेटर की बात होती है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है उसका प्रतिरोध बहुत क्यों होता है, तो आर्मेचर धारा कम करने के लिए, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाने के लिए, आर्मेचर का तापमान कम करने के लिए, तो वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम इसलिए होता है कि आर्मेचर के वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर के लिए। डीसी मोटर के लिए पूछ रहा है, ध्यान देना यहाँ पर, डीसी जनरेटर के लिए नहीं पूछ रहा वो, डीसी मोटर के लिए ईएमएफ की गणना करने का सूत्र डीसी मोटर में। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, ईबी बराबर V माइनस आई ए आर ए। क्या है, V माइनस आई ए, ई बी बराबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ई बी बराबर V माइनस आई ए आर ए। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया का सूत्र क्या है, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का सूत्र भी यही होता है, ई बी बराबर V माइनस आई ए आर ए। और डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है, ई बी बराबर V माइनस आई ए आर ए। अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हो इस चीज़ को। काफ़ी इस वाले चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में कम से कम मान के चलना 7-8 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। बहुत ही मोस्ट चैप्टर है ये सेकेंड ईयर के लिए, खासतौर पर सप्लीमेंट्री और जो 2021 के सेकेंड ईयर में चल रहे हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है। एक स्लिप रिंग अलग होती है और स्लिप रिंग अलग होती है। स्प्लिट रिंग का क्या, स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग अलग अलग चीज़ होती है। जो स्लिप रिंग है और एक जो क्या है स्प्लिट रिंग और एक स्लिप रिंग होती है, वो अलग चीज़ होती है। जिस स्लिप रिंग का क्या कार्य है, लगातार आउटपुट की आपूर्ति, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, विपरीत दिशा में आउटपुट बनाता है, प्रत्यावर्ती कंडक्ट एकत्रित करता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। तो डीसी जनरेटर में जो
स्प्लिटरिंग लगाई जाती है। स्लिप रिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है स्प्लिटरिंग की, स्प्लिटरिंग की। तो स्प्लिटरिंग क्यों लगाई जाती है डीसी जनरेटर में? एक दिशा में आउटपुट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये जो चित्र देख रहा है, इस चित्र को अपने दिमाग में बना लो। ये कौन से जनरेटर का चित्र है? इस चित्र को अपने दिमाग में बसा लो। इस जनरेटर का दिख रहा है, ये जो जनरेटर है अलग से उत्तेजित जनरेटर, डी वाला, सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर, सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर या अलग से उत्तेजित जनरेटर, दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर या अलग से उत्तेजित जनरेटर, जो इस चित्र का डायग्राम है, जो ये कौन सा जनरेटर है पूछ रहा है, तो इस जनरेटर का नाम क्या है? अलग से उत्तेजित जनरेटर। अगला क्वेश्चन, 100 उत्तेजित डीसी जनरेटर में, 100 उत्तेजित डीसी जनरेटर मतलब सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, 100 उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्यों होती है? वोल्टेज का निर्माण करने में, फील्ड करंट को कम करने में, आर्मेचर करंट कम करने में, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने के लिए, वोल्टेज निर्माण करने में। इस चीज़ पे ध्यान देना। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में क्या होता है? अपशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। या आप समझ सकते हो कि 100 उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्यों होती है? वोल्टेज का निर्माण करने में। अगला क्वेश्चन, एक पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। एक पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। घर्षण हानि कम करने के लिए, विंडेज लॉस को कम करें, या फिर हिस्टैरिसीस हानि को कम करें, या भंवर धारा हानि को कम करें, या मतलब भंवर धारा बोल दो या एडी करंट बोल दो, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? पोल शू क्यों लगाए जाते हैं डीसी जनरेटर में? एयर गैप कम करने के लिए, क्षेत्र की ताकत बढ़ाना, चुंबकीय हानि को कम करने के लिए, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स फैलाता है। तो डीसी जनरेटर में जो पोल शू इसलिए लगाते हैं कि उससे एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैला सकें। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? क्यों किया जाता है पोल शू? एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। पोल शू ये काम करता है। अगला क्वेश्चन, यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम है। यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है, ध्यान देना, शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में जोड़ रहे हैं तो कौन से जनरेटर का निर्माण होगा? तो लघु शंट जनरेटर, लघु शंट यौगिक, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लघु शंट यौगिक। शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाता है तो कौन सा जनरेटर बनता है? लघु शंट यौगिक या शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर बोल दो या लघु शंट यौगिक बोल दो। यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में जोड़ेंगे तो लघु शंट यौगिक। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया था? आर्क वेल्डिंग के लिए, तो आर्क वेल्डिंग के लिए करते हैं तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं विभेदक यौगिक जनरेटर।
तो आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर उपयोग करते हैं? विभेदक यौगिक जनरेटर। शंट जनरेटर का नहीं करेंगे, श्रेणी जनरेटर का नहीं करेंगे, संचयी यौगिक जनरेटर का नहीं करेंगे। तो किसका उपयोग करते हैं? विभेदक यौगिक जनरेटर आर्क वेल्डिंग के लिए। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो डीसी जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग भी बोलते हैं इसको, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को क्षतिपूर्ति वाइंडिंग। तो डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? कठोर, ये में दिया कठोर कम्यूटेशन कम करता है, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखे, विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? विचुम्बकीय प्रभाव को बेअसर कर देता है। तो डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग इसलिए करते हैं कि विचुम्बकीय प्रभाव को बेअसर करने के लिए। इस चीज़ का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए, इंसुलेशन रहता है उसको प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ब्रश को बराबर बदलना, बी में दिया है समय समय पर मशीन को गर्म करना, सी में दिया नियत रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना, रखरखाव के दौरान मशीनों में गर्म हवा देना। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा? तो रखरखाव के दौरान मशीन को में गर्म हवा देना, रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? अपशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग से उत्तेजित जनरेटर, जो सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर है, ये सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर, ये क्या है? अपशिष्ट चुंबक नहीं होगी तब तक ये काम नहीं करेगा। इसके लिए अपशिष्ट चुंबकत्व का होना बहुत ही आवश्यक है। तो वही है, अपशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो अलग से उत्तेजित जनरेटर या सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? किस वोल्टेज ड्रॉप को? तो जो दर्शाया गया है आर्मेचर प्रतिक्रिया को दर्शाता है या आर्मेचर रिएक्शन, सी। इस डायग्राम को, चित्र को अपने दिमाग में बसा लो और ये जो दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है? आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए, तो एक चीज़ यहाँ से याद रखना, ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। डीसी जनरेटर को अपन कैसे शुरू करते हैं? दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। तो इसमें पूछ रहा कॉर्कस्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, डी में दिया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा से समझो, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करना है। दाहिने हाथ की हथेली का नियम अलग है, कॉर्कस्क्रू नियम अलग है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो सी ऑप्शन में दिख रहा है, ये मोटर पर लागू होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो मोटर पर लागू होता है, और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो जनरेटर में लागू होता है, क्योंकि जनरेटर को अपन दाएं हाथ से चालू करते हैं, तो उसमें फ्लेमिंग, यही समझ लो फ्लेमिंग ने जनरेटर को चालू किया, वो दाएं हाथ से किया था। दाहिने हथेली का मत लगा देना, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगेगा ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? गतिशील रूप से VL वोल्ट, VL साइन, VL भी साइन
थीटा वोल्ट। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र BVL बोल दो या BLV, एक ही बात है। एग्जाम में आपको BVL भी मिल सकता है, BLV भी मिल सकता है। और साइन थीटा, ये साइन थीटा पे भी विशेष ध्यान देना है। तो BLV साइन थीटा वोल्ट, ये प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करेंगे जनरेटर में गतिशील रूप से। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? जो डीसी जनरेटर में जो स्प्लिट रिंग लगी रहती है उसका क्या कार्य रहता है स्प्लिट रिंग का? ए में दिया निरंतर वोल्टेज बनाए रखना, बी में दिया है धारा को एक दिशा में एकत्रित करना, सी में दिया ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, डी में दिया है रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर में जो स्प्लिट रिंग रहती है वो धारा को एक दिशा में एकत्रित करती है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की अपना दिशा ज्ञात करना है कोई जनरेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? डीसी शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ने पर लोड कम क्यों हो जाता है? तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, शंट फील्ड प्रेरक वृद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो डीसी शंट जनरेटर में जो लोड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, मतलब आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण क्या हो जाता है? डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज घटने लगता है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? या बोल सकते हो डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर फील्ड वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, या डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, सी में कुंडलीय फ्लक्स का निर्माण करने, ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए, डी में दिए चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर में जो फील्ड कॉइल है इसको फील्ड वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो डीसी जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुवों को चुंबकित करना। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ये जो भाग दिख रहा है इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं योक या फ्रेम, बॉडी भी बोल देते हैं। बी इसका सही आंसर है। तो योक या फ्रेम इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं? जो डीसी जनरेटर होते हैं वो अपने अपशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं, क्या कारण है? बाहर में भारी शॉर्ट सर्किट, ए ऑप्शन दिया है। बी ऑप्शन में बिना लोड के लगातार चलाना, सी में बिना रुके लगातार चलाना, डी में रोटेटिंग की दिशा अक्सर बदलना। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? तो डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबक को इसलिए खो देते हैं कि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलना। जनरेटर को घूमने की जो दिशा है
उल्टी सीधी घुमा दो तो वो क्या करते हैं, अपशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। और अपशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं तो डीसी जनरेटर क्या हो जाता है, वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है, वो सही वोल्टेज बनाएगा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े रहते हैं। जो डीसी जनरेटर रहता है उसमें इंटरपोल कैसे जुड़े रहते हैं, तो आर्मेचर के साथ श्रेणी में, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल जुड़े रहते हैं वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में बोल दो, या आर्मेचर के साथ श्रृंखला में बोल दो, या आर्मेचर के साथ सीरीज में बोल सकते हो। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े रहते हैं, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, या आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में, या बोल सकते हैं आर्मेचर के साथ सीरीज में। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। इस चित्र को अपने दिमाग में बसा लो। जो दिया है ये कौन से जनरेटर का चित्र है, तो ये डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। ए कौन सा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। इस जो जनरेटर का जो चित्र दिख रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो चित्र दिया वो कौन से जनरेटर का चित्र है, तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। जो तार लगाया है ये वाले दोनों, ये इनका उद्देश्य क्या है, क्यों लगाए गए हैं। नियत वोल्टेज बनाए रखना, बी में दिया है न्यून स्थितिक प्रतिरोध से प्रेरित ईएमएफ, सी में दिया है स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, धारा दिशा आसानी से पलटना। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर संयोजन में जो प्रतिरोध तार का उद्देश्य इसलिए लगाया गया है धारा की दिशा आसानी से पलटना। अगला क्वेश्चन, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। जो बड़ी क्षमता के जो डीसी जनरेटर के योग होते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोल्ड स्टील। तो बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर के जो योग बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, रोल्ड स्टील। लास्ट क्वेश्चन है, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। तो 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतनी बार देखना और इसको समझना, क्योंकि ये आपका सेकंड ईयर का सबसे बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। जो 2021 के में छात्र प्रवेशित हैं जिनकी सेकंड ईयर चल रही है उनके लिए भी, और जो अभी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में देने के लिए बैठेंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना हो सके उतना इसको बार बार रिपीट करके देखना। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।